बुंदेलखंड में पहली बार एक तरह से मेरा आना हुआ है, इस तरह से कि मैं एक छोटे शहर के गांव के अंदर आऊं। एक तरह से सपना था कि जो असली हिंदुस्तान है उसको देखूं, महसूस करूं। पिछले 2 साल से सौरभ ने मुझे कई बार कहा कि बड़े भाई लाइब्रेरी बनने वाली है और उस दिन आपको आना है शुरुआत करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए। तो मेरे मन में यह था कि एक छोटी सी लाइब्रेरी होगी, 10-15 लोग होंगे, वहां जाना होगा और एक छोटा सा कार्यक्रम होगा, उसके बाद वहां से वापस आएंगे। पर जैसे जैसे बात बढ़ी, कुछ दिन पहले से खबरें सुनने को मिली कि 10,000 लोग आने वाले हैं। फिर पता लगा, कल जब मैं आया तो कई शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। मैंने बहुत आयोजन देखे हैं, अस्पताल का, स्कूल का, होटल का, पर लाइब्रेरी, वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट, इतने बड़े पैमाने पर सम्मान की वस्तु बने, ये हमारे समाज में शायद पहली बार हुआ है। और मैं इसके लिए सौरभ को और बाकी सब दोस्तों को धन्यवाद करूंगा। मैं जानता हूं कि समय कम है और आप बहुत थक चुके हैं, बहुत सारे वक्ता बोल चुके हैं, बहुत सारे बोलने बाकी हैं। तो मैं क्योंकि टीचर हूं, मुझे क्लास में बच्चों के चेहरे देख के समझ में आता है कि कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए। तो मैं बहुत कम 5-7 मिनट कुछ बातें करके और फिर मैं चाहूंगा कि बाकी वक्ता और फिर कुमार विश्वास भी हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि आपके पास इतना समय हो कि आप उनको सुन सके, आनंद ले सके। ऐसे आयोजनों में सबसे बड़ी चिंता की बात ये होती है कि शुरू तो हो गया, 20,000 लोग भी आ गए, मंच पर बड़े बड़े नामी लोग भी आ गए, नेता भी आए, अभिनेता भी आए, सब आए। ये तो एक दिन की बात है। आज शाम होते होते ये पंडाल खत्म हो जाएगा, शाम होते होते आप अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? और कोई प्रयोग अगर केवल एक दिन की चकाचौंध बन के रह जाए, ऐसा अक्सर होता है, एक बार की बात नहीं है, ऐसा कई बार होता है कि कुछ शुरुआत हुई, बहुत बड़े पैमाने पे हुई, खूब तालियां बजी, उद्घाटन हुआ, मीडिया में छापा, बड़े बड़े पत्रकार आए, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के बाद उत्साह खत्म हो गया। आयोजकों का तो पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, समाज का उत्साह खत्म हो गया। मेरा सपना है कि ऐसी स्थिति इस प्रयोग की ना हो, और उस बात को समझाने के लिए केवल एक छोटी सी कहानी सुना के बात समाप्त करूंगा। उस कहानी में एक किरदार आप भी हैं, थोड़ा मैं भी हूं, ज्यादा सौरभ हैं। कहानी एकदम सच्ची कहानी है, रियल स्टोरी है, और वो आपको ये समझा सकती है कि इस लाइब्रेरी का भविष्य क्या हो सकता है, बशर्ते आप उसके लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं। 1999 की बात है, रियल बात है, कहानी नहीं है, रियल इंसिडेंट है। एक व्यक्ति थे जो NIIT नाम के संस्थान में दिल्ली में पढ़ाई करते थे, प्रोफेसर थे। उनका नाम है प्रोफेसर सुगत मित्रा। सुगत मित्रा पढ़ा रहे थे और ठीक अपना जीवन चला ही रहे थे, और उनके मन में एक सपना था कि जितना मैंने पढ़ा सीखा, अगर वो सिर्फ मेरे काम आया तो फिर उससे सुख किस बात का है? क्या मैं अपनी शिक्षा को उन लोगों तक पहुंचा सकता हूं जिनके पास शिक्षा का क ख ग भी नहीं है, शुरुआत भी नहीं है। और ये वो समय है जिस समय भारत में कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था। राजीव गांधी की सरकार में कंप्यूटर्स को लाया गया था, और 1999 जब हम UPSC की तैयारी भी कर रहे थे, कंप्यूटर एक जाना पहचाना चेहरा था। ईमेल क्या होता है समझ में आने लग गया था, और ये लग रहा था कि कंप्यूटर के बिना दुनिया चलेगी नहीं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अपने इंस्टीट्यूट के पीछे एक झुग्गी बस्ती थी, कालका जी दिल्ली में जगह है, शायद आप जानते होंगे। उस बस्ती की तरफ दीवार में एक छेद करवा दिया, सिर्फ दीवार में एक छेद करवाया, और एक कंप्यूटर अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ही दीवार के पास रखवा दिया। इतना ही किया बस। उस कंप्यूटर में बिजली का कनेक्शन था, एक माउस था, ऑन रहता था, और कोई स्टाफ का मेंबर केवल देखता था कि कंप्यूटर ऑन रहे, और कुछ भी नहीं किया। जो झुग्गी के बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, उनको कंप्यूटर दिख रहा था, वो छू सकते थे, लेके जा नहीं सकते थे उसको।
और सुगत मित्रा देखना चाह रहे थे कि अगर बच्चों को एक्सेस मिल जाए, पहुंच मिल जाए, तो क्या उनके अंदर सचमुच खुद सीखने की ललक होती है या बच्चों को सिखाना पड़ता है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है। सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट था। 3 महीने तक उनकी टीम ने कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना कि कंप्यूटर रखा हुआ है, बिजली चल रही है, किसी से कोई बात नहीं की। धीरे धीरे देखा बच्चे वहां पर इकट्ठे होने लगे, कुछ कुछ करते थे, वीडियो गेम खेलते थे, कुछ और करते थे। और 3 महीने बाद वो आए, उन सारे बच्चों से मिले और उनसे कहा कि ये कंप्यूटर मैंने रखवाया था, आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूं। सरप्राइजिंग बात है कि उन बच्चों ने ये कहा कि सर रखवा तो दिया, इसकी जो प्रोसेसिंग की स्पीड है थोड़ी सी कम है और जो माउस है वो ठीक से काम नहीं करता है, माउस चेंज करवा दीजिए, प्रोसेसर अच्छा लगवा दीजिए, हम और सीखना चाहते हैं। और ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने साबित किया कि आप कुछ मत सिखाइए, केवल एक एक्सेस पॉइंट बना दीजिए जहां बच्चे आके अपने मन से कुछ कर सके। तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि ये तो भाई दिल्ली के बच्चे हैं, दिल्ली के बच्चे स्मार्ट होते हैं और उनको तो पहले भी आइडिया होता ही है, ये गांव में नहीं चलेगा तुम्हारा। तो उन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट इसी पे किया। उत्तर प्रदेश के एक बहुत पिछड़े गांव में, जैसे इस गांव के बारे में जो मेरे पास आइडिया है वो एक ही शिक्षा वगैरह में भी थोड़ा सा पीछे है, कुछ ऐसा ही गांव समझ लीजिए, चमारी गांव में समझ लीजिए। यही प्रयोग किया, एक कंप्यूटर रखवाया, उसके साथ बिजली का कनेक्शन, कोई गाइडेंस नहीं, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक कंप्यूटर। 3 महीने बाद फिर आए और देखा कि उस गांव के बच्चों ने भी अपने आप लड़ झगड़ के, आपस में भिड़ भिड़ के कंप्यूटर सीख लिया, गेम भी खेली, पढ़ाई करने भी शुरू कर दी। फिर उनके मन में एक बात और आई और अब आपकी भूमिका आने वाली है इसी कहानी का हिस्सा बनकर। वो दक्षिण भारत में गए, तमिलनाडु में, और तमिलनाडु का एक गांव है जो तटीय गांव है, कोस्टल विलेज है, उसका नाम कलपिक्कम शायद है। ये कलपक्कम नहीं है जिसको हम जानते हैं न्यूक्लियर वजहों से, ये दूसरा गांव है, कलपिक्कम उसका नाम था। वहां क्या प्रयोग किया? ऐसा गांव जहां के बच्चों को ना इंग्लिश आती थी, ना हिंदी आती थी, केवल तमिल आती थी। और एक एक्सपेरिमेंट ये किया कि कोई बच्चा अपनी जिज्ञासा से, अपनी मेहनत से क्या बायोटेक्नोलॉजी जैसा मुश्किल विषय सीख सकता है। तो क्या किया? कंप्यूटर रखा, कंप्यूटर में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारा कंटेंट, कुछ वीडियोस, कुछ ऑडियो, कुछ विजुअल्स डाल के रख दिए। अब बच्चे तमिल बोलने वाले हैं, उनको इंग्लिश भी नहीं आती है, कंप्यूटर भी नहीं आता है। 2-3 महीने के बाद जब रिसर्च हुई, बच्चों से बात हुई, तो एक बच्ची ने जो 12 साल की थी, उसने ये कहा कि सर मुझे ये तो समझ में आ गया है कि जेनेटिक म्यूटेशन कैसे होता है, लेकिन अभी भी जेनेटिक म्यूटेशन की कुछ बारीक बातें नहीं समझ पा रही हूं, इसके लिए मुझे आपकी और मदद चाहिए। तो उस बच्चे का टेस्ट लिया गया और जब टेस्ट लिया तो पाया गया कि किसी अच्छे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तुलना में 30% लेवल इन बच्चों ने बिना किसी सुविधा के, केवल कंप्यूटर के होने से खुद अचीव कर लिया। अब जो एक्सपेरिमेंट था उसमें आप शामिल हो जाएंगे। कोशिश की गई कि इन बच्चों को कैसे हम और अच्छी सुविधा में ला सके, क्या करें। एक छोटा सा प्रयोग किया और ये प्रयोग एक और बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति ने भी किया, मैं उनका भी जिक्र करूंगा। प्रयोग क्या किया? उसी गांव की एक महिला जिसकी उम्र लगभग 30-35-40 के आसपास थी, दीदी समझ लीजिए, आंटी समझ लीजिए, चाची समझ लीजिए, जो बच्चों से बहुत प्रेम करती थी और बच्चे उनको बहुत मानते थे। वो महिला भी पढ़ी लिखी नहीं थी। उस महिला से कहा कि आपको सिर्फ एक काम करना है, ये बच्चे लाइब्रेरी में आएंगे, ये बच्चे कंप्यूटर पे खेलेंगे, इनको इंग्लिश नहीं आती, तमिल में कुछ कुछ करते रहेंगे, ये जो कुछ भी करते रहे, बस तुम खड़ी रहना और बीच बीच में इनकी पीठ थपथपा देना, इनका हाल पूछना और शाबाशी देते रहना। कुछ भी करें बोलना वाह बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाश, इतना ही करना है बस। और 2 महीने बाद देखा गया कि केवल उस शाबाशी की वजह से, इसको ग्रैंड मदर मेथड कहा गया,
केवल उस शाबाशी की वजह से उन बच्चों का स्कोर किसी भी महंगे प्राइवेट स्कूल के बच्चों की तुलना में 50% हो गया, जो पहले 30% था। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स डॉक्यूमेंटेड हैं और इसी स्कूल से एक बच्चा ऐसा निकला। आज से 2 साल पहले सौरभ और मैं अमेरिका में 2 विश्वविद्यालयों में गए हुए थे वक्ता बन के स्पीच देने के लिए। उनमें से एक दुनिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक येल विश्वविद्यालय है और येल यूनिवर्सिटी में मुझे ध्यान है बड़ा अच्छा सेशन था। सौरभ, मैं और वहां पर जो भारतीय भाषाओं को जानने वाले बच्चे थे वो सारे उसमें ऑडियंस थे। येल को देख के हमें लगा कि काश हम या हमारे समाज के लोग ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ पाते। और अब मैं जो पीछे ला रहा हूं बात को, उसी एक्सपेरिमेंट में महाराष्ट्र में एक शिरगांव नाम का गांव है जो पालघर इलाके के बीच में है। शिरगांव का एक बच्चा जिसका नाम था अरुण चौहान, इसी कंप्यूटर से अपनी मेहनत से सीखते सीखते ऐसा सीखा कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में येल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के लिए सिलेक्शन हुआ और केवल उस एक कंप्यूटर की वजह से हुआ। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं, ये जो मजमा है इसका सौंदर्य है, एक दिन का सौंदर्य है। अच्छी फोटो आएंगी, आपको भी याद रहेगा कि वाह क्या मजमा जुटा था। बड़े बड़े लोग आए थे, कुमार विश्वास भी आए थे, राज्यसभा के उपसभापति भी आए थे, कैलाश सत्यार्थी जी भी आए थे। पर इस सबका असली सौंदर्य तब है जब ये चीज बहुत दूर तक जाए, और ये चीज दूर तक तभी जाएगी जब ग्रैंड मदर इफेक्ट वाला काम आप करेंगे। इस लाइब्रेरी में जो बच्ची आएंगी, मुझे जानकारी मिली कि करीब 50 बच्चियों को सौरभ और गुंजन ने गोद लिया है। सौरभ और गुंजन के बारे में थोड़ा सा मैं अंत में बोलूंगा। ये जो बच्चियां आएंगी, इन बच्चियों का हौसला तोड़ने के लिए 50 शक्तियां काम कर रही होंगी। जब कोई बच्ची अपने घर से निकल के लाइब्रेरी में आएगी तो रास्ते में कम से कम 10 लोग बोलेंगे, क्यों जा रही हो बिना बात के, पागल हो, घर में चौका कर लो, क्यों ये सब कर रही हो। कुछ ऐसे लड़के भी होंगे थोड़ा परेशान भी कर देंगे। समाज के अपने सच होते हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं। अगर आपने उन बच्चियों को शाबाशी दे दे के 1 साल 2 साल 3 साल यहां बैठने की आदत डाल दी, तो मैं दावे से कह रहा हूं कि आज से 10 साल 15 साल के बाद इतिहास में लिखा जाएगा कि एक लाइब्रेरी बनी थी, उस लाइब्रेरी की बच्चियों ने बड़े बड़े काम किए। आईएएस बनना, पीसीएस बनना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात, जैसे कि हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय कह रहे थे, कि नौकरी लेने से अच्छा है नौकरी देना, कुछ बड़ा उद्यम करना। एक लाइब्रेरी सौरभ ने बनाई है, ये बच्चे अपनी अपनी लाइब्रेरियां बनाएं और धीरे धीरे पूरे बुंदेलखंड का विकास हो। बस मैं अंत में सौरभ के बारे में 2-4 लाइनें कहूंगा। मेरे यहां आने का उद्देश्य क्या है? सौरभ मेरा छोटा भाई है, जैसे जाकिर का वो बड़ा भाई है, ऐसे मेरा छोटा भाई है। हमारे बीच का संबोधन ही ये है। वो मुझे फोन करता है, बड़े भाई कैसे हो, मैं बोलता हूँ छोटे भाई अच्छा हो। उसकी इच्छा थी, उसकी जिद थी, उसने प्रयोग किया तो आना ही था। पर मेरे आने का एक छिपा हुआ उद्देश्य ये था कि मैं एक एकेडमिक व्यक्ति हूं, पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं। जितना समय मिलता है मेरा मन करता है पढ़ता ही रहूं, कुछ और किताब पढ़ लूं। पर मैं सोचता हूं कि मैं एक विश्वविद्यालय या स्कूल शुरू करूं जिसमें बहुत सारे बच्चों की मदद कर सकूं, पर अब तक कर नहीं पाया। उसने मुझसे बाद में सोचा, कर भी दिया। तो मेरे मन में कभी कभी ये आता है कि मैं एक बार यहां आके देखूं कि सोचने और करने के बीच का जो अंतराल है उसे कैसे भरा जाता है। और मेरे एक बहुत प्रिय कवि हैं जिनका नाम है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध वैसे कवि नहीं है जिनकी बात पे तालियां पड़ती हों। मुक्तिबोध वो कवि हैं जो दिमाग की नसें खोल देते हैं, जो खुद दिमाग की नसों के फटने से मरे थे क्योंकि समाज को लेकर बहुत तनाव में रहते थे। उन मुक्तिबोध की कविता है अंधेरे में। अंधेरे में की 3-4 पंक्तियां हैं। मैं जब भी सौरभ से बात करता हूं मुझे वो पंक्तियां याद आ जाती हैं। और मैं, क्योंकि आज का दिन बड़ा पवित्र है, महिला दिवस भी है, सौरभ गुंजन की शादी की 15वीं वर्षगांठ है, इन दोनों से बड़ी बात इस लाइब्रेरी की शुरुआत है और मेरे लिए बड़ी बात कि मैं इसका हिस्सा बन पाया। वो जो 3-4 पंक्तियां हैं वो ये है, ये सौरभ तुम्हें समर्पित है। कहां पर हो भाई? ये सौरभ को समर्पित है।
वह रहस्यमय व्यक्ति, यह व्यक्ति बहुत रहस्यमय है मेरे लिए, मैं इसको समझ नहीं पाता। ये कभी भी कुछ भी करता है, जो कुछ भी करता है अच्छा करता है, शानदार करता है। और मेरे व्यक्तिगत जीवन में फिलहाल अभी के जीवन में इतना बड़ा हरफन मौला लियोनार्डो दा विंची जैसा व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है। मन से बेमन से जैसे भी हो भगवान के नाम का चुपचाप सीखता रहता हूँ। कल युग केवल नाम आज मेरे ख्याल से इस गांव का सौभाग्य है कि सौरभ यहां को मिला। बचपन की बात अलग है, बचपन में सौभाग्य सौरभ का रहा होगा कि उसको गांव मिला, लेकिन आज और ऐसा होता है कि एक समय के बाद कुर्सी से इंसान की पहचान नहीं होती, इंसान से कुर्सी की पहचान होती है कि वो इंसान जहां बैठ गया उस कुर्सी का महत्व बढ़ जाता है। तो सौरभ को बहुत शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित सभी लोग इतने महान हैं कि उनके सामने बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं वहां देख नहीं रहा हूं, क्योंकि देखूंगा तो बोल नहीं पाऊंगा। तो मैंने हिम्मत करके इतना बोल दिया। उन बच्चियों से जो लाइब्रेरी में जाएंगी उनसे एक ही बात कहूंगा, भवानी प्रसाद मिश्र एक लाइन लिख के गए थे, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। देखिए, जिनके पास पुश्तैनी जायदाद है, जिनके माता पिता बहुत बड़े उद्यमी हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनके माता पिता नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, एमपी हैं, उनको अगर छोड़ दें तो बाकी सबके पास जिंदगी को बदलने का एक ही रास्ता है और वो है पढ़ाई, और कोई रास्ता नहीं। इसलिए जिस देश की अधिकांश आबादी निम्न वर्ग, निम्न मध्य वर्ग की हो, वहां पढ़ाई से अच्छा कोई रास्ता नहीं है अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का। पढ़ना जरूर है। डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी गहरी बात कही थी, खाने के पैसे हो ना हो, जूते पहनने के पैसे हो ना हो, पैर में जूता चप्पल हो ना हो, हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए, क्योंकि किताब ही है जो जीवन को बदलेगी। और भवानी प्रसाद मिश्र ने बड़ी सुंदर बात कही थी, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह उठा था आज सवेरे उससे तो कुछ बढ़कर सो, उससे तो कुछ बढ़कर सो।